गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आईएएस थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ लेकर के आया हूँ लक्ष्मीकांत का नेक्स्ट अध्याय, दैट इज प्रेसिडेंट। ठीक है, जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट होता है। चैनल को जितना लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे, उतना अच्छा हो। इस चैनल को गरीब तबके तक आप पहुंचाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होता है। देखिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिल्ट है। सॉरी, पार्ट 5 में डिल्ट है। और आर्टिकल 52 टू 78 उससे डील करता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव के कौन कौन पार्ट होते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। सर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? आगे ही चैप्टर में पढ़ेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लार्ज है, उसी का एक छोटा सा पार्ट होता है, वो कैबिनेट कहलाता है। ठीक है, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ये भी प्रीलिम से पूछे जाते हैं। प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होती है? देखिए, प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब दो तरह के इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन किसे कहते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन उसे कहते हैं जब डायरेक्ट हम पब्लिक जो होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। जैसे अभी एमपी के इलेक्शन हुए थे, आम चुनाव हुए थे। इनडायरेक्ट इलेक्शन, हम जिनको चुनते हैं वो फिर किसी और को चुनते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है ना। हम राष्ट्रपति को डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, इनडायरेक्ट। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसमें कौन कौन होते हैं? इलेक्टेड एमपी ऑफ लोकसभा होते हैं, इलेक्टेड एमपी ऑफ राज्यसभा होते हैं, इलेक्टेड एमएलए ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। ठीक, इलेक्टेड एमएलए ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। और कोई यूटी है जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी, उसमें भी जो इलेक्टेड एमएलए हैं वो होते हैं। कौन नहीं होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। लोकसभा राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं वो नहीं होते, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं वो नहीं होते। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, ठीक है, अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, वो भी नहीं होते हैं। और दिल्ली पौंडीचेरी, चूंकि वो भी एक यूटी है जिसके स्टेट, जिसकी अपनी असेंबली है, उसके भी नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो कौन पार्टिसिपेट करता है, मैंने आपको इतना बता दिया। ठीक है, कौन नहीं करते हैं, ये थोड़ा एक फंसने वाला पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर विधान परिषद है, जैसे बिहार के अंदर विधान परिषद है, चाहे उसके मेंबर जो इलेक्टेड होंगे और नॉमिनेटेड होंगे वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर कहीं की इलेक्टोरल कॉलेज में कोई वैकेंसी है, मानो कहीं पर विधानसभा भंग है, तो उसकी वजह से प्रेसिडेंट का जो चुनाव हो वो इनवैलिड नहीं करार दिया जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि चुनाव होता कैसे है। तो देखिए, एमएलए, जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए हैं वो वोट करते हैं। और कैसे वोट करते हैं? ये प्री 2018 में आया था। एक एमएलए का जो वोट होता है वो होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमएलए इन द स्टेट इन 2000। ठीक, ये वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वन एमएलए होता है। एमपी के एक वोट की वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाती है? एमपी के एक वोट की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए, हर स्टेट का मिला के एमएलए का जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स है वो डिवाइडेड बाई टोटल इलेक्टेड एमपीस, टोटल इलेक्टेड एमपीस। ये होता है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वन एमपी। ठीक, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो एफपीटीपी सिस्टम जैसा नहीं है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। और याद रखिएगा, वोटिंग जो होता है वो सीक्रेट बैलेट, यही सब चीज पूछा जाता है प्रीलिम्स के अंदर, जो आदमी कंफ्यूज होता है आगे चल के, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है। सीक्रेट बैलेट से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, और जो भी एमपी को चुनना है, जो भी कैंडिडेट जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है, उसको एक फिक्स्ड कोटा ऑफ सीट पाना पड़ता है। ठीक है, जो इलेक्टोरल कोटा है वो फिक्स्ड कोटा का भी फॉर्मूला है, कितना उसका कोटा होगा, दैट विल बी टोटल वैलिड पोल्स डिवाइडेड बाय 2+1। सीधा फॉर्मूला याद रखिएगा, टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय 2+1। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए किसी कैंडिडेट को जितना कोटा चाहिए चुनने के लिए वो मिल गया, तो डायरेक्ट ही इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। किसी को नहीं मिला, तो होता क्या है, जो कैंडिडेट को लीस्ट वोट्स मिले हैं, है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस ग्रुप में, उसको हटा दिया जाता है, उनके सारे वोट्स जोड़ दिए जाते हैं। यही चीज यहाँ दिया हुआ है। तब तक जब तक किसी, और ऐसा तब तक रिपीट होता है जब तक किसी को कोटा से जितना कोटा रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा वोट्स नहीं मिल जाते, वही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, द बैलेट्स ऑफ कैंडिडेट्स अकोर्डिंग लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर कैंसल्ड एंड द सेकंड प्रेफरेंस वोट्स आर ट्रांसफर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, to the first preference of other candidates. This process continues till a candidate secures the required quota. कहने का मतलब कि तीन नाम है, तीनों के फर्स्ट प्रेफरेंस वोट होंगे, तो जो लीस्ट, और किसी को नहीं कोटा मिला, कोटा मिल गया तो डिक्लेयर हो जाएगा, किसी को कोटा नहीं मिला तो जो लीस्ट डिक्लेयर्ड वोट वाला है कैंडिडेट, है ना, जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस में लीस्ट वोट्स मिले हैं, उसके वोट्स को उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, उस व्यक्ति को, कैंडिडेट को, मतलब उसे हटा दिया जाएगा चुनाव से, और उसके फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस वोट्स दोनों में बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे।
ठीक है, और अगर तब भी कोटा नहीं पार होता तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, ठीक है, जब तक किसी को कोटा ना मिल जाए। अगर कुछ भी इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो किसका इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट सीधा किसका है, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, और किसी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अगर किसी, यहाँ एक बात कही गई कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिस जो प्रेसिडेंट बना और बाद में सुप्रीम कोर्ट उसके प्रेसिडेंट के इलेक्शन को नलीफाई करता है, तो वो जो भी डिसीजन दिया है, ठीक है, वो इनवैलिड नहीं होता है और कंटिन्यू होता है टू रिमेन इन फोर्स, ठीक है। अब प्रश्न है कि क्यों इनडायरेक्ट इलेक्शन लिखा गया था, इसको भी हम मेंस वाले सेक्शन में अभी डील कर लेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो ये सारी चीजें वहां पर डील की हुई हैं। अब बात है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होती हैं, बेसिकली क्वालिफिकेशन क्या क्या होती हैं प्रेसिडेंट की। तो ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 साल एज होनी चाहिए, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है ना, कि अगर कोई भी सिटिंग प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, या गवर्नर है किसी स्टेट का या मिनिस्टर ऑफ यूनियन स्टेट है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं काउंट होगा, और हेंस ही इज क्वालिफाइड टू बी अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, याद रखिएगा। कोई भी ऑफिस ऑफिस शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ये कंडीशन है, लेकिन इसमें ये बताया गया है कई बार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये दे विल नॉट बी काउंटेड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हर कैंडिडेट को 50 इलेक्टेड एट प्रपोजर एंड 50 इलेक्टेड एट सेकेंडर होना चाहिए, जो उसके नाम को प्रपोज और सेकेंडर करे, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक 15,000 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करना होता है हर कैंडिडेट को एज यू कैन से सिक्योरिटी, और जिसको अगर 1/6 ऑफ द टोटल वैलिड वोट से भी कम आता है उसकी क्या हो जाती है, वो जमानत, जब जिसको कहते हैं हिंदी में, वो फोर्टफिट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, किसी ने पूछा सर ये प्रपोजर और सेकेंडर क्या है, मतलब उनके नाम को प्रपोज करें, पहले 50 लोग एज अ प्रपोजर, फिर 50 लोग एज सेकेंडर, ठीक है। ये लिस्ट है प्रेसिडेंट की, ठीक है। ये जो आपको जो अमाउंट है 2500 से 15,000 किया गया था 1997 में, ताकि जो पहले नॉन सीरियस कैंडिडेट को हटाया जा सके, क्योंकि फिर उनका जब्त हो जाएगा अगर वो उनको कम वोट आया, 1/6 ऑफ द टोटल वैलिड को। प्रीलिम से पूछा गया है कितने कोटा होना चाहिए फोर्टफिट नहीं होने के लिए, 1/6 ऑफ द वैलिड वोट्स, ठीक। जब प्रेसिडेंट चुन के आते हैं तो ओथ होता है, प्रेसिडेंट का ओथ कौन देखता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा कि इस बार प्रेसिडेंट जो बनी थी द्रौपदी मुर्मू, उनका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करता, ही और शी एडमिनिस्टर्स ओथ टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या क्या होता है याद रखिएगा, इससे भी एक बार प्रीलिम्स में आ चुका है। टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल, ठीक है। कई बार प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं या प्रेसिडेंट का फंक्शन डिस्चार्ज करे तो वो भी सिमिलर पूछ लेते हैं। कंडीशंस ऑफ ऑफिस क्या है, आपको पता है कि वो इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होना चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, उन्हें तरह तरह के प्रिविलेज होते हैं और हिज टर्म्स एंड कंडीशंस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज ऑफिस, ठीक है। इसके अलावा सारी चीजें हैं। अभी प्रेजेंटली उनकी जो सैलरी है 5 लाख हो चुकी है, 2018 में प्रेसिडेंट की जो सैलरी थी वो 5 लाख कर दी गई है, और जो अगर उनके मरने के बाद स्पाउस को 50% पेंशन वगैरह मिलता है, इसमें हमारा इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, प्रेसिडेंट की जो ऑफिस का जो टेन्योर होता है वो 5 साल के अमूमन 5 साल के होता है, ठीक है। उससे पहले वो रिजाइन कर सकते हैं और वो अपनी रेजिग्नेशन किसको टेंडर करते हैं, वो अपनी रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को टेंडर करते हैं, ठीक। क्या वो 5 साल से ज़्यादा भी होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मानो उनके सक्सेसर को आने में टाइम है तो वो रिजाइन, वो 5 साल से ज़्यादा भी होल्ड कर सकते हैं। देयर शुड नॉट बी अ पीरियड ऑफ इंटर रीजनल गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में गैप के में कोई कहेगा कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाए, वाइस प्रेसिडेंट को चार्ज नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कितने भी टर्म तक वो चुने जा सकते हैं, ठीक है, एनी नंबर ऑफ टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है। यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में 2 टर्म के लिए वो चुने जाते हैं, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे आपको याद होगा ओबामा 2 टर्म के लिए रहे थे। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को उसके 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है, पर रिमूवल का जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। क्या होता है, देखिए, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कोई भी जो हाउस है, चाहे लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, लोकसभा या राज्यसभा, वो क्या करता है,
कि अगर प्रेसिडेंट कोई वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो पहले चार्ज फ्रेम करता है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, ठीक है। उस चार्ज को 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, जिस हाउस में वो चार्ज फ्रेम हो रहा है, उनका सिग्नेचर होना चाहिए। प्रेसिडेंट को 14 डेज नोटिस दी जाती है, ठीक है। फिर 14 डेज नोटिस के बाद वो रिजोल्यूशन पे डिस्कशन होता है। अगर पहला हाउस उसको 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, याद रखिएगा यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी नहीं है, कुछ अलग टाइप का है, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, ठीक है। कौन प्रेजेंट है उससे मतलब नहीं है, जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है, जिस हाउस में चार्जेस इनिशिएट हुए हैं, जिसने इनिशिएट किया, क्या क्या प्रोसेस देखिए, पहले चार्ज इनिशिएट होगा, फिर प्रेसिडेंट को उस चार्ज को तभी टेकअप किया जाएगा जब 1/4 ऑफ द मेंबर्स सिग्नेटरी रहे उस हाउस के। फिर प्रेसिडेंट को 14 दिन की नोटिस दी जाएगी, फिर उस हाउस में उसके ऊपर डिस्कशन होगा, और अगर 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस इसके फेवर में होते हैं, देन इट विल पास टू द नेक्स्ट हाउस। नेक्स्ट हाउस विल फॉलो द सेम प्रोसीजर। वहां अगर 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप अगर इससे एग्री कर जाता है, तो प्रेसिडेंट स्टैंड्स टू बी इम्पीच्ड। इत्तेफाक से आज तक किसी भी इंडिया के कोई भी राष्ट्रपति जो है वो इम्पीच्ड नहीं हुए हैं, ठीक है। जब दूसरे हाउस में ये चार्ज जाता है तो वहां प्रेसिडेंट को हक है कि वो जा करके अपने आप को वहां रिप्रेजेंट करे, ठीक है। इम्पीचमेंट एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर होता है, ठीक है। दो बात ध्यान रखनी है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज विधानसभा एंड राज्यसभा एंड लोकसभा, वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये अलग बात है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है इम्पीचमेंट में। But although they have elected members of the state legislature have role in election of the president, but they have no role in his removal. और ठीक उल्टा है, जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर का इलेक्शन में कोई रोल नहीं है, उनके इम्पीचमेंट में रोल है। अब प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी कैसे कैसे होती है देखिए, तो एक्सपायरी टेन्योर खत्म हो जाए 5 साल का, वो रिजाइन पहले ही रिजाइन कर दे, वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दे दे, डेथ हो जाए, रिमूवल बाय इम्पीचमेंट हो जाए, ठीक है, या कोई और कारण से वो ना, अदरवाइज व्हेन ही बिकम्स डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड ऑफिस या डिस्क्वालीफाई हो जाए, ठीक है, ये सब। तो इन तमाम केसेस में, ठीक है, इन तमाम केसेस में अगर वैकेंसी ऐसे क्रिएट हो रही है कि उनका टेन्योर एंड होने वाला है, ठीक है, तो उनके टेन्योर के एंड होने से पहले वैकेंसी को फिल करने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्शन को हेल्ड करना चाहिए। किसी इन केस अगर वो इलेक्शन में डिले हो रहा है, तो जो प्रेसिडेंट है वो बियॉन्ड हिज टेन्योर, उसको एक्सटेंड बियॉन्ड हिज टेन्योर वो प्रेसिडेंट बने रहेंगे जब तक एक नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो जाता है। वाइस प्रेसिडेंट इस केस में पहले भी मैंने बताया प्रेसिडेंट की तरह एक्ट नहीं कर सकते हैं इस केस में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई और गैप नहीं होना चाहिए, कोई भी इंटर रीजनम नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, डेथ, रिमूवल, इम्पीचमेंट, ऐसे सिचुएशन में अगर वैकेंसी होती है, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर क्या होना चाहिए, 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए। मानो डेथ रिमूवल वगैरह में हो रहा है, तो इस सिचुएशन 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए और नए राष्ट्रपति बनने चाहिए, ठीक है। जो नए राष्ट्रपति जिस ऑफिस में घुसेंगे वो रिमाइंडर टर्म के लिए राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, ही विल बी द प्रेसिडेंट। सारा कुछ अंडरलाइन आप पढ़ सकते हैं, मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ही विल रिमेन प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट 5 years, ठीक है। ये नहीं कि अब 2.5 साल बचा तो सिर्फ 2.5 साल रहेंगे, ठीक। अच्छा, वैकेंसी अगर रेजिग्नेशन, डेथ, रिमूवल वगैरह की वजह से हो रहा है, तो जब तक न्यू प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट हो जाते, क्योंकि 6 महीने के अंदर होना है, मान लो 3 महीने बाद इलेक्ट होते, उस 3 महीने में कौन प्रेसिडेंट वो करेगा, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट विल डिस्चार्ज हिज फंक्शन, ठीक है। और अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल डिस्चार्ज हिज फंक्शन, और अगर वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज करेंगे, ठीक है। बोलिए, क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये 5 हेड में, 6-7 हेड में है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फिनेंशियल, ठीक है, मिलिट्री, इमरजेंसी एंड सो। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या है, तेजी से हम लोग देख सकते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया, देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट होता है, सारे डिसीजंस उसके नेम में किए जाते हैं। ऑल्दो डिफेक्टो हेड इज प्राइम मिनिस्टर गाइडेड बाय हिज डिफेक्टो हेड इज प्राइम मिनिस्टर विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट एक नॉमिनल ट्यूटलर हेड होते हैं। क्यों नॉमिनल ट्यूटलर हेड होते हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट के नेम में सारे फंक्शन होते हैं, पर प्रेसिडेंट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या रखा है कि प्रेसिडेंट अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते, ही एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आर टेकन इन हिज नेम। वो रूल बनाते हैं फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक।
इसके अलावा ही अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, कब तक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफिस होल्ड करें, ड्यूरिंग हिज प्लेजर, ठीक है। और प्लेजर बेसिकली आगे चल के हम देखेंगे, प्लेजर का बेसिकली मीन्स होता है ही होल्ड्स मेजॉरिटी सपोर्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ठीक। अटॉर्नी जनरल को वो अपॉइंट करते हैं, सीएजी, इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, गवर्नर ऑफ स्टेट, सबको अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन ही अपॉइंट्स। वो ही कैन सीक, वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। वो प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं कोई मैटर फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर को भेज सकते हैं कोई मैटर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। वो commission, he can appoint a commission, very important, to investigate into the conditions of SC, ST and backward classes. He appoint interstate council to promote interstate relation. वो यूनियन डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट, वो यूनियन टेरिटरी को देख एडमिनिस्टर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एलजीज ना, अपॉइंटेड बाय हिम। इनको पावर है किसी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित कर देने का और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखरेख करने का, ठीक है। तो ये सब इनकी लेजिस्लेटिव फंक्शन है, सॉरी एग्जीक्यूटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव पावर क्या है भाई, कानून बनाने से रिलेटेड। तो देखिए लेजिस्लेटिव पावर ये है, ही इज एन प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट का में क्या क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट भी होते हैं। और चूंकि ही इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ही एंजॉयज वास्ट लेजिस्लेटिव पावर्स। क्या क्या है, वो समन कर सकते हैं, प्रोडोक कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, ये अलग बात है, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल प्राइम मिनिस्टर विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुला सकते हैं बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। वो जब कमेंसमेंट होता है फर्स्ट सेशन, ठीक है, आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, और हर सेशन ऑफ ईच ईयर उसको एड्रेस करते हैं, जिसको आप कह सकते हो मोशन ऑफ थैंक्स, है ना। वो पार्लियामेंट को मैसेज ही भेजते हैं रिगार्डिंग टू एनी पेंडिंग बिल। ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की ऑफिस वेकेंट होती है, ठीक है, तो ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ लोकसभा टू प्रिजाइड ओवर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, ठीक है। सिमिलरली जब चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन का ऑफिस वेकेंट होता है, तो राज्यसभा में किसी मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं। वो 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में फ्रॉम लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड एक्सेट्रा। ये अब हट चुका है 2019 के बाद से, ऐसा नहीं हो रहा है। 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जहाँ तक मुझे याद है कि, या 102 मुझे ध्यान नहीं है, सॉरी फॉर दैट, कोई आपसे वो नहीं पूछने जा रहा है कि अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को अपॉइंट नहीं किया जाता है, नॉमिनेट नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर वो डिफेक्शन में, सॉरी नॉट डिफेक्शन, डिफेक्शन में तो स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी। अदर डिस्क्वालिफिकेशंस वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेल्प से मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन पे डिसाइड करते हैं। ही इज द पर्सन हु गिव्स एसेंट टू द बिल, तभी कोई बिल एक्ट बनता है, ठीक है। वो भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। जब पार्लियामेंट के इधर हाउस इज नॉट इन सेशन, तो वो क्या करते हैं, ही कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंस लाते हैं, अध्यादेश जिसे कहते हैं, ठीक है। ही लेज द रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन बिफोर द पार्लियामेंट, ठीक है। ही कैन मेक रेगुलेशंस फॉर द पीस प्रोग्रेस ऑफ अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव एक्सेट्रा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इन द केस ऑफ पौंडीचेरी, द प्रेसिडेंट कैन लेजिस्लेट बाय मेकिंग रेगुलेशंस बट ओनली व्हेन द असेंबली इज सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड, है ना। पौंडीचेरी के पास चूंकि अपना एक असेंबली है, तो प्रेसिडेंट रेगुलेट कर, लेजिस्लेट कर सकते हैं, लेकिन तभी जब वहां की असेंबली डिसॉल्व हो। फाइनेंशियल पावर क्या है, आपको पता है, फाइनेंस मनी बिल तभी भी इंट्रोड्यूस होता है तो प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए। बजट को ले करने का उनके प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही बजट वो होता है। जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है, अभी हम लोग बजट पासिंग में इसको पढ़ेंगे, डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे होता है, ठीक है। वो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से एडवांसेस में कर सकते हैं फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। फाइनेंस कमीशन को बनाते हैं, ठीक है। ही कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंस कमीशन, जो डिसाइड करता है सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। जुडिशियल पावर्स इनके पास क्या है, ठीक है। जुडिशियल पावर क्या है, तो आपको पता है, पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, रेमिशन, सस्पेंड, ये इनके हाथ में है। ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट। जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट से किसी लॉ और फैक्ट पे ओपिनियन भी लेते हैं, पर वो बाइंडिंग नहीं होता है। इसके अलावा ही ग्रांट पार्डन, कम्यूट, रिप्राइव, रेस्पाइट, ये सब हम लोग देखेंगे। डिप्लोमेटिक पावर्स क्या होता है, सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज इनके नेम में होते हैं। मिलिट्री पावर्स क्या होता है, हाँ ये अलग बात है, सारे ट्रीटीज अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट से होते हैं। मिलिट्री पावर्स,
ही इज द चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। सारे वार और पीस इंडियन नेम में कंक्लूड किए जाते सकते हैं, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। इमरजेंसी पावर्स ऑलरेडी हम लोग बहुत डिटेल में इमरजेंसी एक्ट में डील किया, 3 तरह के इमरजेंसी होते हैं। वीटो पावर, अब वीटो पावर प्रेसिडेंट का क्या है? जब प्रेसिडेंट को कोई बिल पेश किया जाता है एक्ट बनाने के लिए, तो उनके पास कई ऑप्शन है, ठीक। ही कैन विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, अगर वो मनी बिल नहीं है तो, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है तो तभी। अगर ऑर्डिनरी बिल के केस में वो या तो साइन दे दें या साइन ना दें, विथहोल्ड कर दें, या बिल को रिटर्न कर दें रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस के लिए। पर वो अगर अमेंडमेंट या जैसे ही पास वापस आता है तो फिर वो ऑब्लिगेटरी हो जाता है एसेंट देने के लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेटरी हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया है? टू चेक एनी हेस्टी और इल कंसीव्ड बिल जो है ना, उसके लिए। अब 4 तरह के वीटो होते हैं, जिसमें से 3 इंडिया में। एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, कि भैया हमने सीधे रिजेक्ट कर दिया, विथहोल्ड कर दिया एसेंट को। क्वालिफाइड वीटो, कि भाई स्पेशल मेजोरिटी से हाउस जो प्रेसिडेंट किसी बिल को वीटो कर दिया उसको ओवरराइड कर देता है। सस्पेंसिव वीटो, ना हाँ करें ना कर रहे हैं, चुपचाप दबा लिए हैं, ठीक है। सॉरी, नॉट सस्पेंसिव, पॉकेट वीटो से कहते हैं, ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं, चुपचाप दबा लिए हैं। सस्पेंसिव वीटो, कि वो सिंपल मेजोरिटी से उसे ओवरराइड कर दिया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा। इंडिया में देखिए एब्सोल्यूट है, सस्पेंसिव है, पॉकेट है। क्वालिफाइड वीटो इंडिया में, याद रखिएगा, कई बार परीक्षा सवाल बनते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास है ये। एब्सोल्यूट वीटो मैंने आपको बताया कि सीधा वो होल्ड कर लेते हैं। जनरली ये किसके रेस्पेक्ट में? प्राइवेट मेंबर बिल के तहत होता है, ठीक है। और या जो कि किस, विद रेस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बिल व्हेन द कैबिनेट रिजाइंस, ठीक है, एंड द न्यू कैबिनेट एडवाइसेस प्रेसिडेंट। मानो सरकार ने कोई बिल दिया, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग एसेंट के लिए, तब तक सरकार गिर गई, जो नई सरकार आई उसने मना कर दिया एसेंट को, तो वो रुक जाए, वरना। और प्राइवेट मेंबर बिल में जनरली ये देखा गया है। जैसे एग्जांपल है, आप मेन से कोट सकते हैं, पेप्सी बिल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विथहेल्ड कर दिया था। नेक्स्ट आता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या है? कि भाई प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया, ठीक है, रिकंसिडरेशन के लिए, फिर उसी फॉर्म में उसे पास किया गया सेम मेजोरिटी से, और सॉरी ऑर्डिनरी मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से, तो वो ओवर रिडन हो जाता है, ठीक है। हाँ, लेकिन मनी बिल में ये चीज, मनी बिल में ऑब्लिगेटरी होता है पहली बार में साइन कर देना, ठीक है। पॉकेट वीटो, ना हाँ करें ना करें, इन्फिनिट टाइम तक लटका दिए, ठीक है। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है, एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर आपको हाँ या ना करना है। इसलिए कहा जाता है कि द पॉकेट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज लार्जर देन दैट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, यानी जैल सिंह ने, जो कि हमारे राष्ट्रपति थे, और बहुत उनकी कॉन्फ्रेंटेशन भी हुई थी स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के साथ। तो ज्ञानी जैल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल को पे क्या कर दिया था? पॉकेट वीटो लगा दिया था, ठीक है। और मैंने आपको जैसा बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को और मनी बिल को एसेंट देना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि, ठीक है, उसके केस में आपको आप विथहोल्ड नहीं कर सकते। प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। अब मान लीजिए कोई स्टेट लेजिस्लेशन कब कैसे एक्ट बनता है? गवर्नर उसे एक्ट करता है, लेकिन गवर्नर को आर्टिकल 200 के तहत हक है कि वो, अगर उसे लगता है कि जो बिल है ये फेडरल फीचर्स को इम्पैक्ट कर रहा है या इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स को इम्पैक्ट कर रहा है, तो रिजर्व कर सकते हैं किसके लिए? प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। अब वहां भी 3 ऑप्शन है कि एसेंट दे दें या विथ होल्ड कर दें, ठीक है, या रिटर्न द बिल। मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा, या रिटर्न द बिल, ऑर्डिनरी बिल है तो, और ऑर्डिनरी बिल है तो रिटर्न कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को, या ये गवर्नर के पास ऑप्शन है ना, सॉरी नॉट प्रेसिडेंट, एसेंट दे दें, विथ होल्ड कर दें, या रिटर्न कर दें बिल को अगर वो मनी बिल नहीं है तो, या रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर गवर्नर रिजर्व कर देते हैं प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, तो अंडर आर्टिकल 201, याद रखिएगा, आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर रिजर्व करते हैं बिल को प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए। आर्टिकल 201 के तहत प्रेसिडेंट के पास क्या क्या है पावर? या तो एसेंट दे दें, या एसेंट को विद होल्ड कर दें, या वो भेज दें वापस गवर्नर को कि रिडायरेक्ट कर दीजिए रिकंसिडरेशन के लिए। अगर वापस आ जाता है सेम फॉर्म में, तो याद रखिएगा यहीं पर अंतर है। अगर पार्लियामेंट द्वारा बिल सेम फॉर्म में आता है तो इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट, लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा आता है तो इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी, ठीक है, वो उसको छोड़ सकते हैं, उस अभी विच होल्ड कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कि कितने टाइम में प्रेसिडेंट इसको इस एसेंट को दें। टाइम गवर्नर द्वारा जो बिल रिजर्व किया गया है प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? पॉकेट पे डाल दिए और उसको ना विथहोल्ड कर रहे हैं, ना लौटा रहे हैं, और ना ही एसेंट दे रहे हैं। इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं।
ठीक है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो देखिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होता है, ये एक लेजिस्लेटिव पावर होता है प्रेसिडेंट का। जब लोकसभा, जब पार्लियामेंट इधर ऑफ द हाउस इज नॉट इन सेशन, तो ये पार्लियामेंट अध्यादेश लाते हैं राष्ट्रपति ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अध्यादेश क्या होता है, ऑर्डिनेंस, ठीक है। एक पैरेलल मेकिंग पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन कोई अर्जेंट मैटर है जिसमें हम वेट नहीं कर सकते कि पार्लियामेंट सेशन में आए तो ही होगा, तो कानून लाते हैं, बाद में उसको प्रोमुलगेट करना होता है, बाद में उसको दोनों, यू हैव टू ले दोज ऑर्डिनेंस ऑन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, और 6 वीक्स के अंदर उसको दोनों हाउस से पास करना होता है। 6 वीक्स के अंदर उसको दोनों हाउस से पास करना होता है। आप बिना ले किए हाउस में बार बार उसको रीप्रोमुलगेट करेंगे तो ये एक केदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्या होता है कि जब कब होता है, जब पार्लियामेंट नॉट इन सेशन हो और प्रेसिडेंट को लगता है, ठीक है, कि सिचुएशन ग्रेव है और अध्यादेश लाना जरूरी है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कूपर केस से पहले लगता था कि जुडिशियल रिव्यू में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कूपर केस में कहा है कि ये उनके जो क्या ग्राउंड है लाने के लिए, उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत लाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने का कि ऑर्डिनेंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, ठीक है, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पे जिससे पार्लियामेंट लॉ बनाता है, ठीक है। वो सिमिलर तरीके उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्डिनेंस है उसको सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, ऐसा जो कि पार्लियामेंट कानून बनाता है, सेम बैकिंग है उसको भी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखने का है। दूसरी चीज कि यूजिंग द ऑर्डिनेंस आप फंडामेंटल राइट को इन्फ्रेंज नहीं कर सकते जिस तरह से पार्लियामेंट के लॉज होते हैं, ठीक है। उनको आप जिस तरह से पार्लियामेंट के लॉज कैनॉट एब्राइज फंडामेंटल राइट्स, सिमिलरली इवन ऑर्डिनेंस कैनॉट एब्राइज इट, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि 6 वीक्स, मैंने आपको बताया कि 6 वीक के अंदर डालना होता है, वरना वो बर्बाद हो जाता है, ठीक है, वरना वो डाई कर जाएगा। वो 6 वीक्स के अंदर ले करना होता है, कहाँ पे, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस या ऑन द बिफोर द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, और अगर अप्रूवल नहीं होता है तो वो डाई डाउन कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, उस दौरान अगर कोई रिजोल्यूशन पास हो जाए, ठीक है, जिसे अप्रूव करते हैं तो भी वो डाई डाउन होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस होता है वो होता है बेसिकली 6 मंथ्स, ठीक है। 6 मंथ मैक्सिमम, किसी ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम लाइफ क्या हो सकता है, 6 मंथ्स, क्योंकि 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप जो हो सकता है वो 6 मंथ हो सकता है, और एक बार पार्लियामेंट हाउस सेशन में आ गया तो 6 वीक्स के अंदर उसके बैठने से होता है। तो मैक्सिमम जो लाइफ होता है वो 6 मंथ प्लस 6 वीक्स होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि बिना आप हाउस पे डाले हुए उसको रिफॉर्मुलेट करेंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। प्रेसिडेंट उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो एक डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, डिस्क्रिशनरी मतलब बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अग्रीमेंट के, ठीक है। ऑर्डिनेंस रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव मतलब आप बैक डेट में भी लाया जा सकता है, ठीक है। वो किसी टैक्स लॉ को अमेंड भी कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए उसको पावर नहीं है ऑर्डिनेंस को। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 72 के तहत होता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। और ये अनयूजुअल है, बहुत सारे देशों में ऐसा चीज नहीं है, ठीक है। जैसे यूएसए, यूके जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर नहीं है। और ये कुछ खास बात नहीं, मैंने आपको बताया जब भी ऑर्डिनेंस लाया जाता है उसे जब हाउस सेशन में नहीं है, जब हाउस सेशन में आते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक बिल लाया जाता है उस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए, और साथ में ये बताया जाता है कि क्या ऐसी आवश्यकता थी इस अध्यादेश को लाने का के लिए, ठीक है। अभी तक वो ये बात लिखा गया कि कोई केस पॉसिबल अभी तक नहीं हुआ है जो रिफॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट, नो, कोई केस सुप्रीम कोर्ट नहीं गया रिगार्डिंग रिफॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट, कोई काम की चीज नहीं है, ठीक है। एक जजमेंट है वेरी फेमस, डीसी वाधवा केस, जिसमें ये कहा गया था कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक केदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में भी ऐसा कहा गया था कि बार बार रिफॉर्मुलेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस विदाउट लेइंग इट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। नेक्स्ट, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, मैं आपको बताया 5 तरह के होते हैं। ये पार्डनिंग पावर जो है, ठीक है, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जो है ये बेसिकली 5 तरह के होते हैं। ये जुडिशियरी नहीं, एक एग्जीक्यूटिव पावर, याद रखिएगा, ये यहाँ लोग कंफ्यूजन होता है, दिस इज एन एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है।
क्यों है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? कोई जुडिशियल इनजस्टिस हो रहा है किसी के साथ, क्या ठीक है, या कोई हेस्टी जस्टिस हो रहा है, कहते हैं ना जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरीड, है ना, उसको चेक करने के लिए क्या क्या होता है पार्डन, पूरे सजाई से माफी हो जाए उसको पार्डन कहते हैं। माने किसी को प्रेसिडेंट ने माफ कर दिया, मर्डर केस किया और माफ कर दिया कि भाई पार्डन के लिए। एक बहुत फेमस केस हुआ था 2000 जब मैं क्लास 6 में था, धनंजय चटर्जी को फांसी दिया गया था रेप केस में, तो ही हैड अपील टू प्रेसिडेंट, इवन याकूब मेमन ने किया था पार्डन करने के लिए, पैसा नहीं होता, पार्डन ही होता है। कम्यूटेशन क्या होता है कि जैसे सेंटेंस को कब बदल देना, है ना, लाइटर फॉर्म में, जैसे किसी के डेथ पेनल्टी को बदल देना लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, दैट इज कम्यूटेशन। ठीक है। रेमिशन क्या होता है? रेमिशन क्या होता है कि हम नेचर ऑफ पनिशमेंट नहीं चेंज करते हैं, टेन्यूर ऑफ पनिशमेंट चेंज करते हैं। किसी को 5 साल की रिगोरस पनिशमेंट मिली है, हम उसको कह देंगे 3 साल की रिगोरस पनिशमेंट। रेस्पाइट क्या होता है? कुछ स्पेशल कंडीशन में, ठीक है, लेसर सेंटेंस अवार्ड किया जैसे जाता है, जैसे मानो कोई महिला है, क्रिमिनल है, ऑफेंडर है, कन्विक्टेड है और प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसे हम रेस्पाइट कहते हैं। रिप्रीव क्या होता है? दिस इज टेम्पररी हॉल्टिंग ऑफ सेंटेंस, है ना, स्पेशली डेथ का होता है, ताकि वो अपील कर सके फर्दर प्रेसिडेंट को। सिमिलर पावर है अंडर आर्टिकल 162, पावर है किसको? गवर्नर को। लेकिन अंतर है कि प्रेसिडेंट स्टेट यूनियन सब्जेक्ट पे करते हैं, गवर्नर स्टेट सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा, दो बहुत बड़ा डिफरेंस जो है लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट इवन कोर्ट मार्शल केस में भी कर सकते हैं, है ना, गवर्नर नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि डेथ पेनल्टी को माफ करना सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में है, ना कि गवर्नर के हाथ में, चाहे, ठीक है। गवर्नर क्या कर सकते हैं? उसको कम्यूट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स बोथ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट हैव कंकरेंट पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ सस्पेंशन और डेथ सेंटेंस के केस में अगर पार्डन है तो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है, लेकिन कम्यूट, रेमिशन, ये सब के पावर दोनों के पास है, कंकरेंट पावर है, ठीक है। जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट का, उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। पहली बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओरल हियरिंग का कोई हक नहीं है जो बंदा है उसे, ठीक है। प्रेसिडेंट फ्रेशली एविडेंस को एग्जामिन कर सकते हैं, ये ऑन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ये होता है। ही इज नॉट बाउंड टू गिव रीजंस, ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर सुप्रीम कोर्ट टू गिव गाइडलाइंस फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कोई गाइडलाइन की जरूरत नहीं होती है। दिस इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एक्सेप्ट जहां पर, ये थोड़ा सा वेग है ना, एक्सेप्ट जहां पर जो एक्शन है प्रेसिडेंट का वो मैलाफाइड है या आर्बिट्रेरी है। आमतौर पे जुडिशियल रिव्यू के तहत नहीं जाता है, लेकिन एक्सट्रीम केस में आपसे पूछे तो यही सेंटेंस पूछेगा जो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि जुडिशियल रिव्यू तक नहीं जाता है, लेकिन अगर इंटेंशन मैलाफाइड है वगैरह तो जा सकता है, ठीक है। और अगर एक बार प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया तो आप फिर से प्रेसिडेंट को अपील करने के लिए स्टे नहीं लगवा सकते। ये सब कुछ गाइडलाइंस है जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है? देखिए मैंने आपको पहले बताया कि एग्जीक्यूटिव हेड है, दैट इज ट्यूटलर हेड है, सिंबॉलिक हेड है, ठीक है। जिस तरह से इंग्लैंड के अंदर किंग है, उसी तरह से ये डिफेक्टो हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, उनके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। 3 आर्टिकल है बहुत फेमस, आर्टिकल 53 कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट इन एड एंड एडवाइस विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज आर्टिकल 53। आर्टिकल 74 वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 53 क्या कहता है? ऑल एक्जीक्यूटिव पावर्स विल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। सेकंड, प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज ऑल हिज एक्जीक्यूटिव पावर्स इन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर्टिकल 75 विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। और इसके बाद ये चीज कहानी है। अब प्रेसिडेंट के पास याद रखिएगा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन मतलब जिसमें वो खुद से एक्ट करे विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट डू नॉट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। उनके पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, जहां वो डिस्क्रिशन पावर के मतलब सिंपल हुआ, जहां वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के एक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट को। और वो क्या क्या है? हंग असेंबली के केस में, या कोई प्राइम मिनिस्टर मर जाता है और कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं उस केस में, ठीक है, वो किसको
प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, वो उनके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर कॉन्फिडेंस मेजोरिटी लूज कर चुकी है रूलिंग पार्टी, तो उस डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर हैज लॉस्ट इज मेजोरिटी, तो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा भी उनका डिस्क्रिशनरी पावर है। सो डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ दे हैव लॉस्ट मेजोरिटी, dissolution of Lok Sabha if they have lost majority, and appointment of prime minister in case of death and no obvious successor, appointment of prime minister in case of assembly। ये सारी उनकी क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है। कैसी, नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन बट सिचुएशनल डिस्क्रिशन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों का यूनियन एग्जीक्यूटिव का पहला चैप्टर प्रेसिडेंट खत्म हुआ, ठीक है। देखिए मैं अपना नॉलेज दिखाऊं उससे अच्छा है कि मैं लक्ष्मीकांत साइड में खुले रहता हूँ, एक एक पॉइंट को पढ़ के बताता हूँ, कोई भाई माइन्यूट पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। कुछ इससे रिलेटेड मेंस का स्टफ है वो हम लोग देख लेते हैं, है ना। इससे रिलेटेड हम लोग के पास कुछ मेंस का स्टफ है दैट इज इम्पोर्टेंट, जो मैं आपको मैंने बताया कि मैं साथ ही साथ बताते चलूंगा, है ना, साथ ही साथ बताते चलूंगा। तो कुछ मेंस के स्टफ है एंड वी शुड ऑल्सो लुक फॉर दैट क्या क्या है। पहला है कि आखिर वाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेंट फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाई नॉट डायरेक्ट इलेक्शन, वाई नॉट डायरेक्ट इलेक्शन। तो इसके पीछे कई कानून है। पहली कि ही इज ओनली अ सिंबॉलिक ट्यूटलर हेड, और ट्यूटलर हेड के लिए डायरेक्ट इलेक्शन कहीं से शोभा नहीं देता। टू चेक राइवल पावर सेंटर, देखिए वो भी इलेक्टेड हेड होते और प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्टेड हेड होते, ठीक है। मींस प्राइम मिनिस्टर भी डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होते और ये भी तो एक राइवल पावर सेंटर, टू चेक राइवल पावर सेंटर क्रिएट हो जाता, बहुत डेडलॉक होती है। तीसरी चीज, आम चुनाव में बहुत मड स्लिंगिंग होती है। प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और उस पर मड स्लिंगिंग होगा, मुझसे यूपीएससी इंटरव्यू में ये चीज पूछा गया था, मड स्लिंगिंग होगा, ये कहीं भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप, रिपब्लिकन सेटअप को शोभा नहीं देता है, ठीक है। और एक डायरेक्ट इलेक्शन को इसलिए अवॉइड किया सो दैट ही राइजेस अबव पार्टी पॉलिटिक्स, वरना उनका पार्टी एफिलिएशन रहता और वो भी एक पॉलिटिकल पोस्ट की तरह काम करते। ये हमें समझना जरूरी है कि प्रेसिडेंट एक पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, वो एक नॉट अ पॉलिटिकल पोस्ट बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है। ये हमें जानना जरूरी है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पावर्स की, हमने बात कर ली। देखिए पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, किसी का नाम लेना मेंस में सही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ। जनरली तीन तरह के प्रेसिडेंट हमारे देश में देखे गए हैं। एक देखे गए हैं रबर स्टैंप, कि भैया जो किया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं यूज किए और वही किया। इसका एग्जांपल आप कोट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। प्रतिभा देवी पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, ये लोग क्या है, दीज आर रबर स्टैंप प्रेसिडेंट, ठीक है। कुछ होते हैं लिबरल इंटरप्रिटेशन, लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, है ना। जैसे आप कह सकते हो हमारे प्रणब मुखर्जी साहब थे। कुछ होते हैं जो वोकल होते हैं, क्या होते हैं, वोकल होते हैं। जैसे ज्ञानी जैल सिंह थे, इनकी काफी अदावत और कोल्ड वार चली थी तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बात और मेन से रिलेटेड हम लोग करते हैं, ऊपर जगह है यहाँ पे, ठीक है। आखिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्यों इन्हें उतनी पावर नहीं दी, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यू रखा था जो कोट करने लायक है मेंस के आंसर में। एपेक्स कोर्ट का व्यू क्या है, देखिए एपेक्स कोर्ट का व्यू मेंस के आंसर में बहुत जरूरी है कोट करना। क्या है एपेक्स कोर्ट का व्यू, कि ही इज ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड टू बी गाइडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किस केस में कहा था, राम राम जरवाया, राम जरवाया केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो रियल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, ठीक है। रियल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, तो रियल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ये है कि आपको बताया कि उनके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है।
वो प्राइवेट में पीएम को एडमोनिश भी कर सकता है रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द यूनियन. ही कैन सीक इन्फो फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द यूनियन. ही कैन सेंड any information or any bill to the president for any agenda to the prime minister for his council to rediscuss or reconsider. To select pm in hung assembly उनका एक डिस्क्रिशनरी पावर है, दैट इज सिचुएशनल डिस्क्रिशन है ना. तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मेंस के स्टफ थे रिगार्डिंग प्रेसिडेंट है ना. तो आज का मैं लेक्चर यहीं स्टॉप करता हूँ. आज थोड़ी सी मैं लेट स्टार्ट किया, इसीलिए आज मैं हिस्ट्री ऑप्शन नहीं ला पाऊंगा. कल करंट अफेयर, परसों से वैदिक कल्चर ऑफ हिस्ट्री ऑप्शन. थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें. ठीक है, देखिए मैं आपको बिना लक्ष्मीकांत देखे पढ़ा सकता हूँ, बट फैक्ट्स छोड़ने आपको नाम नहीं लूंगा. बड़े बड़े बैनर के टीचर भी देखेंगे जब वो लेक्चर लेके जा रहे हैं यूट्यूब पे, अन अकेडमी हो या कोई भी XYZ हो, कई सारे फैक्ट्स मिसिंग हो रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ. सो रैदर अच्छा है एक साइड लक्ष्मीकांत, ताकि एक एक फंड. और मैं इसकी PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा. ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है IS थिंक टैंक. वहाँ आपको मिल जाएगा इसका PDF. वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो जो मैं येलो अंडरलाइन किया हूँ कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसी के साथ आज का मैं लेक्चर एंड करता हूँ. गुड बाय, गुड नाइट.